अस्सलाम वालेकुम। कल 22 जून को इमरान खान की क़यादत में पीटीआई ने रजीम चेंज से मुतालिक एक सेमिनार मुनक्किद किया, जिसके अहम निकात थे: अमेरिका किस तरह रजीम चेंज करता है, रजीम चेंज के ज़रिए पाकिस्तान की तबाही किस तरह हुई, रजीम चेंज के मकसद को पूरा करने के लिए किस तरीके से सियासी मुहिमात को शुरू किया गया, और अमेरिका किस तरीके से रजीम चेंज करके मईशत को तबाह करता है। सेमिनार के आगाज़ में शीरी मज़ारी मुखातिब हुई, जिसमें उन्होंने सबसे पहले इस वाक़े का जिक्र किया जहां से रजीम चेंज की मुहिम का आगाज़ हुआ। शीरी मज़ारी के मुताबिक 6 जून 2021 को अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बयान दिया कि हमारा पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ यूएस को अड्डे फ्राहम करने के लिए मुआहिदा होने वाला है, और 6 जून को ही इसी दिन CIA के चीफ पाकिस्तान आते हैं। इस खबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने 7 जून को अगले दिन प्रिंट किया और डॉन न्यूज़ ने भी 8 जून को अपने अखबार में प्रिंट किया। शीरी मज़ारी के मुताबिक 19 जून से असल बात रजीम चेंज की तरफ जाती है, जब पाकिस्तान के कुछ मखसूस सियासतदान अमरीकी वफूद से मुलाकातें करते हैं, जिसमें USAID और मुख्तलिफ अमरीकी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदे होते हैं, जबकि इन पाकिस्तानी सियासतदानों का अमरीका की फ़ॉरेन पॉलिसी और USAID से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस तरह जून में ही रजीम चेंज की साजिश शुरू हो जाती है और फिर डोनाल्ड लू की तरफ से एक मरासला थमा दिया जाता है। इस मरासले के 3 अहम नकात को शीरी मज़ारी ने काफ़ी वाज़े करके बयान किया, जो कि इस साजिश को वाज़े करते हैं, और साजिश के बाद मुदाखलत शुरू हो जाती है। मरासले का पहला नुक्ता ये था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रूस का दौरा उनका इनफरादी फ़ैसला था, जबकि ये फ़ैसला उनको सबके साथ मिलकर, सब अदारों के साथ मिलकर करना चाहिए था। जबकि शीरी मज़ारी के मुताबिक इमरान खान ने रूस का दौरा करने से पहले तमाम अदारों को एतमाद में लिया था। दूसरा अहम नुक्ता ये था कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप से अलग कर दिया जाएगा, यानी कि पाकिस्तान अकेला रह जाएगा। और तीसरे नुक्ते में यह बयान किया गया कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो सबको माफ़ कर दिया जाएगा। इस आखिरी नुक्ते को बयान करने के बाद शीरी मज़ारी ने यह भी सवाल किया कि वो सब कौन हैं और किसने क्या ऐसा गुनाह किया कि जिनके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। रजीम चेंज के अहम मकसद को बयान करते हुए शीरी मज़ारी ने कहा कि इसके पीछे एक अमरीकी एजेंडा है, और इस अमरीकी एजेंडे को पूरा करने के लिए मौजूदा हुकूमत का सहारा लिया जा सकता है। पहला एजेंडा तो ये है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, जबकि दूसरा एजेंडा है कि भारत के साथ ट्रेड को शुरू किया जाए, और तीसरा मकसद ये है कि अमेरिका को अड्डे दिए जाएं ताकि अफ़गानिस्तान पर नज़र रखी जा सके। इसके बाद फवाद चौधरी मुखातिब हुए और उन्होंने एक अहम इंकशाफ किया कि रजीम चेंज का ऑपरेशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब में अभी भी पूरी तरह से रजीम चेंज के मुताबिक तब्दीली नहीं आई और हमज़ा शहबाज शरीफ की सीट को ख़तरा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में बड़े लेवल पर अवाम हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला कबूल करने पर तैयार नहीं है। इन्हीं 2 रुकावटों का जिक्र करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जब तक ये रुकावटें हैं तब तक रजीम चेंज का ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता, और इनके मुताबिक इसका वाहिद हल यही है कि अवाम की तरफ जाया जाए, यानी कि इलेक्शंस करवाए जाएं। फवाद चौधरी के बाद अरशद शरीफ ने इस साजिश से मुतल्लिक मीडिया के किरदार पर बहस की, जिसमें उन्होंने तफसील से ये बयान किया कि किस तरह मीडिया को PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से इमरान खान समेत PTI की इमेज को ख़राब करने पर काम शुरू किया गया, और एक प्लानिंग के तहत इमरान खान के मरासले से मुतल्लिक साजिश और बैरूनी मुदाखलत के दावों को झूठा और मनगढ़ंत करार दिया गया। और इसके अलावा जिस भी सहाफ़ी ने PTI के मौक़िफ़ का दिफा करने की कोशिश की तो उनको चैनल्स से निकाल दिया गया। शौकत तरीन ने सेमिनार में इंकशाफ किया कि उन्होंने और इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को इस चीज़ से मुतल्लिक वार्निंग दी थी कि सियासी बहरान पैदा करने की वजह से मुल्क माशी बहरान की तरफ जा सकता है। उन्होंने कहा कि नून लीग को जब हुकूमत मिली तो नून लीग की कोई भी प्लानिंग नहीं थी, ना ही कोई ऐसा फ़ैसला किया कि जिससे अवाम को फ़ायदा होता। अगर ख़ुद कुछ नहीं कर सकते थे तो हमारे वाला ही फार्मूला अपना लेते जिससे अवाम को कुछ हद तक रिलीफ मिलता, लेकिन अब हम भी श्रीलंका जैसी हालत में दाखिल हो रहे हैं और सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद हमाद अजहर आए,
جنہوں نے توانائی کے بحران پر توجہ دلائی اور کہا کہ جب نون لیگ کی حکومت گئی اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو توانائی کی حد پیداوار 20,000 میگا واٹ تھی اور ٹرانسمیشن کیپیسٹی بھی تقریباً اتنی ہی تھی، لیکن جب حال ہی میں پی ٹی آئی حکومت چھوڑ کے گئی تو توانائی کی حد پیداوار 25,000 میگا واٹ تھی اور ٹرانسمیشن کیپیسٹی 26,000 میگا واٹ تھی، لیکن اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی گئی اور اب تو صورتحال یہاں تک آ پہنچی ہے کہ چند دنوں میں توانائی کی قیمت 13 روپے پر یونٹ اضافی ٹیکس بڑھا دی جائے گی۔ پھر اسد عمر نے تمام پی ٹی آئی ممبران کے بیانات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ بند کمروں کے پیچھے بیٹھ کر طاقتور افراد 22 کروڑ عوام کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے قوم بالکل تیار نہیں ہے۔ آخر میں عمران خان نے سیمینار سے خطاب کیا جس میں انہوں نے سیمینار کے تمام ممبران کی توجہ خرم دستگیر کے بیان پر مرکوز کروائی، جب خرم دستگیر نے یہ بیان دیا کہ ہم نے یہ حکومت اس لیے قبول کی کیونکہ عمران خان نے تمام اپوزیشن کی لیڈرشپ کے خلاف کارروائیاں کر کے ہم سب کو نااہل کر دینا تھا، اور یہ کہ عمران خان نے اپنا آرمی چیف لگا کر اگلے 15 سال تک کے لیے حکومت کرنی تھی، جبکہ عمران خان نے ان کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کوئی پسندیدہ آرمی چیف نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے میرٹ پر فیصلہ کرتے آئے تھے اور آگے بھی انہوں نے میرٹ پر ہی فیصلہ کرنا تھا۔ پھر عمران خان نے خرم دستگیر کے اس بیان پر یہ سوال بھی کیا کہ کیا اگر اپوزیشن لیڈران کی اپنی پسند کا آرمی چیف ہوتا تو کیا ان کا احتساب رک جانا تھا؟ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے بہت سے ماضی کے حوالے بھی دیے جب امریکہ نے پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور نام نہاد دہشت گردی کی جنگ ہم پر مسلط کر کے 20 ارب ڈالر کی امداد دے کر پاکستان کا 150 ارب ڈالر کا نقصان کروا دیا۔ خطاب کے آخر میں عمران خان نے عوام کو 2 راستوں میں سے ایک راستے کا فیصلہ اور انتخاب کرنے کا کہا۔ پہلا فیصلہ پاکستان کی خودداری اور حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کا، جبکہ دوسرے راستے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس حال میں ہم رہ رہے ہیں اسی حال میں انہی چوروں اور ڈاکوؤں کی حکمرانی میں رہا جائے، اور آخر میں یہ بھی کہا کہ ہم بحیثیت مسلمان نیوٹرل نہیں رہ سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا، ہمیں ان دونوں راستوں میں سے کوئی ایک راستہ چننا پڑے گا۔